की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुनामी और उसकी चेतावनी की डिकोडिंग। रूस में आया भूकंप तो अमेरिका ने अपने देश में क्यों भेज दिया अलर्ट, समझिए। यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूस ने किया मिसाइल हमला, 3 सैनिकों की मौत। क्या फिलिस्तीन बनेगा नया देश? कितना बड़ा होगा? आबादी कितनी? यूरोप मान्यता देने पर अड़ा, विरोध में ट्रंप नेतन्याहू। क्लाइमेट चेंज से चीन में भीषण बारिश, बाढ़ से बीजिंग की हालत खराब। कोलंबिया में सुनामी की वार्निंग, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अलर्ट पर। होनोलुलु एयरपोर्ट खुला, बंदरगाहों के लिए एडवाइजरी। अलर्ट पर है अमेरिका, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। सुनामी आने से पहले एआई की ग्रेट तकनीक देगी अलर्ट, बच जाएंगी लाखों जान, नहीं होगा भीषण नुकसान। महाअवतार नरसिम्हा की जबरदस्त दहाड़, हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म को छोड़ा पीछे। इंग्लैंड को बड़ा झटका, अंतिम टेस्ट से बाहर हुए कप्तान बेन स्टोक्स, 4 बदलाव के साथ ओवल में उतरेगा इंग्लैंड। रूस के तट पर आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से अलास्का, हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट समेत प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 दर्ज की गई और इसका केंद्र कमचटका प्रायद्वीप के तट पर था। यह भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार तड़के आया। उस समय अमेरिका में मंगलवार का दिन था। सुनामी तब आती है जब भूकंप, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट और पानी के नीचे भूस्खलन से लहरें उत्पन्न होती है। पानी के नीचे भूकंप आने के बाद समुद्र तल ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से पानी भी ऊपर नीचे होने लगता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा समुद्र के पानी को धकेलती है, जो लहरों में बदल जाती है। बहुत से लोग सुनामी को एक लहर समझते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कई लहरें होती है जो तेजी से बढ़ते ज्वार की तरह किनारे की ओर आती है। कुछ सुनामी छोटी होती है और नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो वहीं कुछ सुनामी भारी तबाही लेकर आती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेन की सरकारी इमारतों को निशाना बना रही है। हालिया हमले में रूस ने यूक्रेन की सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड को निशाना बनाया है। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 18 जवान घायल हुए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में लगभग 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि चेर्निहिव क्षेत्र में होनाचारविस्के के पास यूक्रेन के 169वें प्रशिक्षण केंद्र पर 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बुधवार को बताया कि उसने रात भर में हमलावर 78 ड्रोन दागे। हमले में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को रोकने के प्रयास में मंगलवार को कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति प्रयासों में प्रगति के लिए 8 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। समय सीमा तक यह नहीं रुका तो अमेरिका दंडात्मक प्रतिबंध और कर लगाएगा। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर पिछले 5 महीनों में यह चौथा घातक हमला है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इससे पहले के 3 हमलों में कम से कम 46 सैनिक मारे गए थे और 160 से अधिक घायल हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह फिलिस्तीन को सितंबर तक एक नए देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। फ्रांस G7 ग्रुप का पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को देश के तौर मान्यता देगा। इसके बाद ब्रिटेन ने इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही है, लेकिन इस फैसले से अमेरिका और इजराइल जैसे देश नाराज है, जबकि कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग दशकों पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है।
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था और तब से इसे कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 से ज्यादा ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल है। बीजिंग में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। 80,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। सड़कें टूटकर बह गई है। 130 से ज्यादा गांवों में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। सैकड़ों उड़ानें और रेल सेवाएं देर से चल रही है या स्थगित कर दी गई है। पिछले एक हफ्ते से भी कम समय में मियून में 573.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह आंकड़ा औसत वार्षिक वर्षा लगभग 600 मिलीमीटर के बराबर है। इतनी अधिक बारिश होने के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी बीजिंग में भारी बारिश के बाद मियून जिले का बाढ़ग्रस्त इलाका, मियून जिले के सिनानुझांग गांव में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जलमग्न रिहायशी इलाके में डूब चुकी कारों और घरों का दृश्य। मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से भी कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कोलंबिया में भी सुनामी की वार्निंग जारी की है। पैसिफिक कोस्ट के कई समुद्री तटों को बंद किया गया है और वहां पर कोलंबिया के नेशनल यूनिट और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को तैनात किया गया है। काउका और वैले डेल काउका में सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कैलिफोर्निया की नेशनल वेदर सर्विस की ओर से बताया गया है कि क्रेसेंट सिटी में 3.5 फीट से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें टकराई है। यहाँ सुबह 3 बजे से चेतावनी जारी की गई है कि तटों और बंदरगाहों से दूरी बनाए रखें। रूस में भूकंप के बाद हवाई के होनोलुलु में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई है। यह जानकारी हवाई परिवहन विभाग की ओर से दी गई है। हवाई आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी EMA ने बताया कि व्यावसायिक बंदरगाह भी फिर से खोल दिए जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र की ओर से कहा गया है कि हवाई राज्य पर कोई बड़ी सुनामी आने की आशंका अब नहीं है। इसके बाद जिन क्षेत्रों को सुनामी चेतावनी के कारण खाली कराया गया था, उन्हें अब सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। हवाई में सुनामी लहरों के पहुंचने के बाद यूएस नेवी ने प्रमुख बंदरगाहों पर अपने जहाजों को सुरक्षित किया और मुख्य द्वीप ओहू के तटीय और समुद्र तट इलाकों से लोगों को निकालने की कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त बेस पर्ल हार्बर हिकम के प्रवक्ता के अनुसार बचाव कार्य को आसान बनाने के लिए ओहू के पश्चिमी वेइआनाए तट पर विशेष मार्ग भी खोला गया है। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर और NOAA से राष्ट्रीय चेतावनी और ताजा सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। नेवी अधिकारियों ने कहा, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। रूस, जापान और अमेरिका में सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। रूस के पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद इन देशों पर भयंकर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। देशों के पास ऐसी तकनीक है जिससे पहले ही सुनामी के लिए अलर्ट जारी कर दिया जाता है। हालांकि कई बार ये अलर्ट सिस्टम सटीक जानकारी देने से चूक जाते हैं। इससे कई जाने जाती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन क्या हो अगर पहले ही सुनामी का संकेत मिल जाए? मुमकिन है कि लाखों जान बच जाएंगी। AI की मदद से ऐसी ही तकनीक विकसित हो रही है जो सुनामी से पहले ही अलर्ट दे देगी। इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने एक नया अलर्ट सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस अकॉस्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से भूकंप को डिटेक्ट कर सुनामी की संभावना के बारे में बता देगा। इस AI तकनीक को ग्रेट नाम दिया गया है। बता दें कि सुनामी तभी उठती है जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता और डायरेक्शन ही तय करती है कि सुनामी आने वाली है या नहीं। यूं तो कई सारे अलर्ट सिस्टम बने हैं, लेकिन ये सटीक जानकारी नहीं दे पाते हैं।
एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा थिएटर्स में लगातार कमाल कर रही है। सिर्फ 3 दिन में भारत की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म बन चुकी महाअवतार नरसिम्हा लगातार थिएटर्स में दमदार बनी हुई है। माइथोलॉजी पर बेस्ड इस एनिमेटेड फिल्म का क्रेज ऐसा है कि सोमवार से ही इसके टिकट बॉलीवुड फिल्म सैयारा से भी ज्यादा बिक रहे हैं, जबकि खुद सैयारा का माहौल भी इतना तगड़ा है जैसा पिछले कई सालों से किसी फिल्म के लिए नहीं नजर आया। अब महाअवतार नरसिम्हा ने एक और बड़ा कमाल किया है। इस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म द फैंटास्टिक फोर को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय एनिमेटेड फिल्मों को बहुत बड़ी कामयाबी अब तक मिली नहीं है और 2005 में आई हनुमान अभी तक एकमात्र भारतीय एनिमेटेड फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। महाअवतार नरसिम्हा ने पहले 2 दिन में ही हनुमान को पीछे छोड़ दिया था और बॉक्स ऑफिस पर इस इंडियन एनिमेटेड फिल्म का टोटल वीकेंड कलेक्शन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। स्टोक्स के कंधे में चोट है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच गुरुवार यानी कि 31 जुलाई से कैंटिंगन ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। मेजबान ने प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए हैं। दाहिने कंधे में चोट के कारण स्टोक्स नहीं खेलेंगे। वहीं स्पिनर लायम डॉसन और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के साथ पेसर बाइडन कार्स भी आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड ने अंतिम टेस्ट मैच के लिए जेकब बैथल को शामिल किया है जो 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। सरे के गेंदबाज गज एटकिसन और जेमी ओवरटन के साथ नॉटिंघमशायर के तेज गेंदबाज जो स्टंग भी टीम में शामिल है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 2-1 से आगे है। उसकी कोशिश आखिरी टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की है। वहीं भारत बराबरी के इरादे से उतरेगा।